अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत जो है यकीनन फ़ेक न्यूज़ के हवाले से काफ़ी हिस्सास हुई है और ज़ाहिर है फ़ेक न्यूज़ जो है उसका तदारुक भी होना चाहिए। फ़ेक न्यूज़ यानी जाली न्यूज़, इससे हर कोई जो है वो परेशान होता है, लेकिन मीडिया की आज़ादी को तसव्वुर करते हुए इस मामले को जो है दरगुजर किया जाता रहा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने इसमें तरमीम की है और एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसके तहत इसमें जो 3 साल सज़ा थी उसको 5 साल कर दिया गया है। काबिल ज़मानत जुर्म को नाकाबिल ज़मानत जुर्म बना दिया गया है और फिर इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो डाल दी गई हैं जिससे दिखाई ये देता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होते हैं। गलत ख़बर देना और फिर उसकी माज़रत करना ये एक प्रैक्टिस रही है, एक तरीक़ाकार रहा है, लेकिन अब ये तय पाया है कि गलत ख़बर जो है वो अगर दी जाएगी तो उसका ख़मियाज़ा जो है वो अब इस सूरत हाल में भुगतना पड़ेगा। ये सारे मामले जो हैं वो तनकीद के ज़िमरे में भी आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि इसमें जो आज़ादी सहाफ़त है वो भी, उसको भी एक शदीद धचका जो है वो पहुंचा है। फ़िलवक्त ये सदारती ऑर्डिनेंस है, सदर साहब ने इसको जारी किया है, इसके ऊपर बहस भी हो रही है और ज़ाहिर है कि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया गया है और समझ में ये नहीं आ रहा कि हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दामात करने के लिए क्यों आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस वो भी लाया गया है और ज़ाहिर है कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से एक आला सतही इजलास हुआ और उसमें ये बात कही गई कि इसमें कानूनी और आइनी सुकम है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम जो है वो मुलाकात करेगी, इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेगी और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन अपने आइंदा के लाए अमल का जो है वो तरीक़ाकार वज़ा करेगा। अब ये दो तरफ़ा इदारा जाती सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि ये मामलात जो हैं ये इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो मामले को अदालत में ले जाने का ऐलान कर चुके हैं और ज़ाहिर है बाकी दीगर तंजीमें भी और दीगर लोग भी इस हवाले से इस रास्ते को जो है वो इख्तियार करेंगे। इस सिलसिले में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे। सलीम मांडवी वाला साहब, आपसे शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है सेनेट का इजलास, पार्लियामेंट भी है, लेकिन इस तरह का आर्डीनेंस और इस नौइयत की उसके अंदर इक़दामात जो हैं, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे गलत ख़बर से हुकूमत परेशान है या तनकीद बहसीयत मजमूई जो है उसके आगे बंद बांधने की कोशिश है? देखें दीम साहब, पहले तो इन चीज़ों की अब गवर्नमेंट का चौथा साल है। इन चीज़ों में गवर्नमेंट को इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आ रही है इन चीज़ों की? 3 साल ये सो रहे थे या इनको पता नहीं था कि ये तनकीद हो रही है या चीज़ें हो रही हैं? अब क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और गवर्नमेंट खुद परेशान है कि किस तरीके से हम अपनी तनकीद रोकें ताकि लोग हमें एक्सपोज ना करें, हमारे फेलियर को एक्सपोज ना करें, हम डिलीवर नहीं कर पाए लोगों को उसको एक्सपोज ना करें। और हर हालत में गवर्नमेंट की अब ये कोशिश है। और ये देखें, ऑर्डिनेंस तो हम, आपको याद होगा पीएमएलएन के टाइम भी हम कंडेम करते थे ऑर्डिनेंसेस को, क्योंकि जब आपकी दोनों असेंबलियां फंक्शन कर रही हैं तो ऑर्डिनेंस आप तभी लाते हैं जब आपको पता होता है कि ये बिल हम पास नहीं करा सकते और ये गलत चीज है, ये लाना ही गलत चीज है, ये रिजेक्ट हो जानी है, ये पास नहीं होना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसी चीज है कि कोई पार्लियामेंटेरियन के फेवर में वोट नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं। और वो जो पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे हैं और मिनिस्टर्स को कह रहे हैं कि जाके देखें, मिनिस्टर जब कहीं जाता है ना
तो उसमें गवर्नमेंट का खर्चा इन्वॉल्व होता है। तो मिनिस्टर कहीं जा ही नहीं सकता जब तक कि गवर्नमेंट का खर्चा ना इन्वॉल्व हो। और वो अगर कहता है कि मैं नहीं भी करूंगा, उसके बावजूद उस पर खर्चा होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मिनिस्टर जाके कैंपेनिंग करें। मतलब दिस इज अगेंस्ट दी नॉर्म्स ऑफ इलेक्शंस इटसेल्फ, किसी किस्म मैं का इस भी तरफ इलेक्शन। आता हूँ सलीम मानवीवाला साहब, पहले ज़रा इसको देख लें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, साबिक सरबरा फाफन रहे। सरवर बारी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तरमीमी ऑर्डीनेंस आया है इलेक्शन एक्ट का, और अब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने उसकी सदारत भी की है इजलास की, उसमें इस पर गौर किया गया है और ये कहा गया है कि कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ हैं। अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की जाएगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरह की तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको जब तक पार्लियामेंट के जरिए एतमाद में ना लिया जाए, बहस मुबासा पार्लियामेंट में ना हो, ऑर्डिनेंस इस तरह के नाजुक जो मसले हैं उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो इलेक्शन जो पाकिस्तान का आइन है उसका जो 8C है जो वो पावर्स देता है, ये इलेक्शन एक्ट के तहत 8C सेक्शन जो है पावर ऑफ द कमीशन जो है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन गैर जानबदाराना, ईमानदाराना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए इकदाम उठा सकता है। लेकिन जहाँ तक जो इशू है कि जो वज़रा हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं या असम्बली हैं या सरकारी ऑफिशियल्स हैं जिनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई लेकिन उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन के अमल पर और इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने के लिए, तो यकीनन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं, हमारे साथ हिंदुस्तान है, जहाँ पर मिनिस्टर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा न लें। इसी तरह दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर यह पाबंदी नहीं होती। हमारे यहाँ भी देखिए जो केयर टेकर सेटअप बनता है नए जनरल इंतखाबात के लिए, तो उस वक्त चूंकि जो केयर टेकर सेटअप होता है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए बराबर हो जाता है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हैं या बाई इलेक्शंस हैं उसमें जो वज़रा हैं और जो MNAs MPAs हैं वो नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया में है वो यही है कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके लोग जाते हैं, लेकिन रियासत के जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, रकम है, वो इस्तेमाल नहीं की जा सकते, रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो उसके ऊपर पाबंदी बात हो सकती है। आप कहना ये चाहते हैं इजाज़त होनी चाहिए, और ज़रा आप डर भी रहे हैं ये ओपनली कहते हुए, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, हामिद खान साहब, ये फरमाइएगा कि सवाल आपसे ये है कि जो ये मीडिया के हवाले से ज़ाहिर है अमेंडमेंट लाई गई है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के अंदर, और ज़ाहिर है इसको बहुत सख्त कर दिया गया है। सज़ा जो है वो 5 साल, नाकाबिले ज़मानत, एक अजीब सूरत हाल जो है वो दरपेश है। पहली चीज़ तो ये कि आप इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ के कितना ख़िलाफ़ समझते हैं, और नंबर 2, अगर ये अदालत में चैलेंज होता है जैसे कि पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है, तो फिर उसकी क्या नौइयत होगी? देखिए नदीम साहब, ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये आइन के आर्टिकल 19 और किसी हद तक आर्टिकल 19A दोनों के ही खिलाफ है। यानी ये फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ है और मुनाफी है उसके। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये गैर आइनी है। इस तरह से आप लोगों की जबान बंदी नहीं कर सकते, ना ही आप मीडिया का मुंह बंद कर सकते हैं इस तरह से।
तो और उसमें जो मजीद इन्होंने कोशिश की है कि ना सिर्फ अफराद के बारे में कुछ कहा गया हो, उसके बारे में एक्शन हो, बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी कहो तब भी एक्शन हो सकता है। और ये सब कुछ मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिले मजम्मत ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ा गैर जमहूरी अमल है, गैर आईनी होने के अलावा। अगर ये चैलेंज होता है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम अदालत में इसको चैलेंज करेंगे, जी तो करना चाहिए। मैं समझता हूँ वकला तंजीमों को भी करना चाहिए, क्योंकि गैर ये आइन के मुनाफी है, इसलिए करना चाहिए इसको। और उम्मीद है कि होगा, और मुझे उम्मीद है कि अदालत अपने आप जो हमारी आला अदालतें हैं वो आइन की जो है तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने कसम खाई है, और यहाँ पर भी एक गैर आइनी कानून को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी आला अदालतें इस मामले में वाज़ेह तौर पर अपना वर्डिक्ट देंगी। सलीम मांडवी वाला साहब, ये फरमाइएगा कि सेनेट से भी बिल पास हो जाता है, कौमी असम्बली से भी बिल पास हो जाता है, तो हुकूमत जो है उसको असम्बली के अंदर बिल लाने से क्या एतराज़ है कि ये इस तरह 6-6 महीने के लिए अगर आप ले आएंगे ऑर्डिनेंस, तो क्या ये कोई पर्सन स्पेसिफिक हैं, क्या मसला क्या है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये टाइमिंग का मसला है। वो समझते हैं कि इस वक्त बिल नहीं पास करा सकते, और जो भी बिल पास हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं वो बड़े, आपको पता है, कभी टाई हो जाती है, कभी चेयरमैन वोट देता है, जो कि कभी हिस्टोरिकली सेनेट में कभी चेयरमैन ने वोट नहीं दिया, मगर इस वो दे देता है वोट, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहता है। तो लेकिन मैं ये अपोजिशन कहना भी तो चाह रहा हेल्प ही हूँ कर रही है ना, बंदे ही नहीं पूरे होते। जी सलीम साहब, मैंने कहा अपोजिशन भी तो एक तरह से हेल्प ही कर रही है ना, कि अपनी स्ट्रेंथ नहीं वो ला पाती काउंटिंग के मौके पर। नहीं, देखें ये सारा स्ट्रेंथ की बात नहीं होती। 24 घंटे हर वक्त तो सेनेटर्स हाउस में नहीं बैठ सकते ना नदीम साहब, सबको अपने अपने काम होते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि हर वक्त वो सेनेट सेशन में 24 घंटे हाउस में बैठे रहें, तो ये तो कभी भी कहीं दुनिया में नहीं होता। और जो इस किस्म के बिल होते हैं उनका नोटिस आता है, उनके लिए प्रॉपरली तैयारी होती है। अब ये रात की तारीखियों में अगर एजेंडा इशू करेंगे और सुबह लोग पहुंच नहीं सकेंगे कोयटा से और जहां जहां वो गए हुए हैं, तो ये तो एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है ना। आप देखें, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेनेट रनिंग जो हमने हमेशा देखी है। तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है हर बिल के साथ, और एक प्लानिंग के तहत इनको लाया जा रहा है ताकि ऑपोजिशन को पता ना चले, टाइम ना मिले, ना कमेटी जाते हैं बिल, जो कि कभी नहीं हुआ। तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं जो सियासत को और कॉन्स्टिट्यूशन को और पार्लियामेंट को डेंट कर रही हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये तो मैं अब इस पे क्या कहूँ कि कुछ लोग और अनासर ऐसे आ गए हैं सेनेट में जिनको ना पार्लियामेंट की कदर है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की कदर है, ना किसी चीज की कदर है, वो किसी और ही एजेंडा पे हैं। तो इसीलिए ये चीजें हो रही हैं, नहीं तो सेनेट से नामुमकिन है अगर आप प्रॉपरली ये बिल लेके आए सेनेट से ये बिल पास हो। तो ये इसीलिए ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं कि इनको हर बिल पे इनको खतरा होता है, स्पेशली इस किस्म के बिल, ये जो 2 ऑर्डिनेंस लाए ये कभी जिंदगी में सकते। तो ये इसीलिए लाए गए हैं ऑर्डिनेंस के तहत कि इनको हम 120 दिन चलाएंगे और एक्सटेंड करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इनकी तो हर प्लानिंग एडॉक है, और जरूरत इनको जब पड़ती है तो ये ऑर्डिनेंस निकाल लेते हैं। निकाल ऐसी लेते चीजों हैं। पर मैं आता हूँ इस पे। अब हामिद खान साहब, ज़रा दूसरी तरफ इसको भी ज़रा देख लें कि ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसके बारे में जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसकी जो बात है वो कह रहे हैं कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ हैं इसमें। आप क्या समझते हैं कि क्या कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ हैं? सरवर बारी साहब कह रहे थे कि इंडिया देख लें, दीगर ममालिक देख लें, सारे जाते हैं। देखिए ना, यहाँ पर एक जो चीज है जो इलेक्शन कमीशन ने देखनी है कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, तो जो पाबंदी लगाई हुई थी
कि मिनिस्टर्स नहीं जा सकते उन हलकों में। उसकी वजह ये थी कि वजीर जब जाता है तो अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जाता है, सरकारी जो है गाड़ी भी इस्तेमाल करता है, उसके असिस्टेंट्स भी होते हैं, सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि वजीरों पर तो पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी हैसियत में जाते हैं। जहाँ तक आम MNA और MP के ताल्लुक है, उनके जाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। लिहाजा वजीरों तक जो पाबंदी है वो बिल्कुल मुनासिब है। दूसरी पाबंदी की जरूरत नहीं है तमाम MNA MP पर। इसमें सरवर बारी साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा, आप इलेक्शन मामलात को देखते हैं, हामिद खान साहब कानून के ज़ाहिर हैं, माहिर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मिनिस्टरों की हद तक तो पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर MNA से हजरात जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप इस हक़ में हैं कि नहीं, इजाज़त दे देनी चाहिए, जो भी जाना चाहिए? और ये जो बुनियादी तौर पे जो तरीक़ाकार है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसका जो शिक 17 है, बुनियादी तौर पे उसको एड्रेस किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी मेजर तब्दीली ही मुमकिन है, या इसमें बातचीत करके इसको ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, और दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि अगर जो कारें चलाने वाले लोग हैं वो सड़क पे आके खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं होता कि आप कहें गाड़ियां आप सड़क पे नहीं आ सकती। जो लोग वायलेट करते हैं कवानीन को, उनको आप पकड़ते हैं। तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर है कि आप बस मजबूरी तौर पर पाबंदी लगा दें और ये समझें कि बस इसी वजह से सारे इलेक्शन जो हैं वो तलपट होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ होती है। तो असल में तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कम करना चाहता है ताकि वो एक ब्लैंकेट पाबंदी लगाए, और वहाँ अगर कोई MNA या कोई मिनिस्टर्स है वहाँ जा रहे हैं उनको वो रोक ले। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे काम जो है वो मिनिस्टर जाके खुद नहीं करते, वो जो ब्यूरोक्रेसी है, DC है, AC है, SSP है, उनके जरिए करवाए जाते हैं। दशके का बाई इलेक्शन साफ तौर पर हमें नजर आता है कि एक कोलैबोरेशन है बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मामला ये है कि इंडिया वाले किस तरह करते हैं, बाकी ममालिक में कैसे किया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है, वो अपनी मॉनिटरिंग बेहतर करे और देखे कि अगर कोई मिनिस्टर साहब जो हैं वो सरकारी गाड़ी पे गए हैं तो उन पर उसी वक्त पाबंदी लगाई जाए। पुलिस को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इतना एम्पावर किया जाए कि वो इस तरह की वायलेशंस को रोके। ठीक है, मैं आता हूँ सरवर बारी साहब। अब इसमें सलीम साहब, आपने हामिद खान साहब की बात भी सुनी और सरवर बारी साहब की बात भी सुनी। वो कह रहे हैं कोलैबोरेशन है बिटवीन पॉलिटिशियन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पार्टी पावर में होती है। अब हामिद खान साहब ये बात कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स पे पाबंदी लगानी चाहिए, MNAs तो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, उन पे नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये जो कोलैबोरेशन है, बुनियादी तौर पे ये तो तकाजा है कि इस्लाहात होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फ़र्क पड़ सकता है इसमें इलेक्शन की सैंक्टिटी पे, जो ये नया ऑर्डिनेंस आया है इसकी वजह से? बिल्कुल, मैं हामिद खान से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और कभी इजाज़त हुई भी नहीं। जितने भी इलेक्शंस मैंने देखे, कभी पहले इजाज़त नहीं हुई, और अब इनको चौथे साल इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? मेरा क्वेश्चन तो ये है कि अभी एकदम इनको क्या ज़रूरत पड़ गई ये ऑर्डिनेंस लाने की? 3 साल तो इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अब चौथे साल ये क्यों ले आए? क्योंकि ये
इस मोड में है कि जी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, या कल हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ सकती है तो ऑर्डिनेंस इन प्लेस हो ताकि हमारे वजीर पहुंच सके जगहों पे। और वजीरों का जाना तो सर मॉरली नहीं, वैसे मॉरली भी टाइमिंग गलत आप है। देखें सलीम साहब के, अगर या तो कोई बाई इलेक्शंस होने हैं या फिर इलेक्शन होने हैं, ये जो ऑर्डिनेंस तो एक स्पेसिफिक मुद्दत के लिए है, आप जी उसको जी कितना एक्सटेंड करेंगे, फिर उसकी कितनी वेटेज रह जाएगी, क्या मसला, क्या टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ बिल्कुल, ये मतलब बेसिकली तो दे आर वरिड, आइदर दे आर लुकिंग फॉर एन अर्ली इलेक्शन, गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एन अर्ली इलेक्शन, और दे आर वरिड कि कुछ होने जा रहा है तो ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस इन प्लेस हो ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और देखें, इस किस्म की चीज जब आप करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करे बगैर, ये आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जी शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट में। तो जब स्पीकर का और उसका चेयरमैन का इलेक्शन होना था, चेयरमैन सेनेट का, इन्होंने अनाउंस कर दिया बगैर रूल्स पढ़े, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, बगैर इलेक्शन रूल्स पढ़े, कुछ भी नहीं। और एंड में इलेक्शन कमीशन ने कहा सॉरी सर ये नहीं हो सकता, और उसमें उनको कोर्ट में भी बुलाया गया। इन्होंने कोर्ट के थ्रू भी दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पे, उसको गालियां भी दी, उसको बुरा भला भी बोला। तो ये देखें, ये तरीकेकार अगर आप करेंगे तो आप अपने ही आप को अंडरमाइन कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं आप सबको कि आई एम वीक नाउ, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें सरवर बारी साहब, आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डिनेंस की इस वक्त क्या ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस के जरिए, जैसे मैंने पहले कहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सलीम साहब से दरख्वास्त है कि वो जरा गौर करें कि अगर अर्ली इलेक्शन में गवर्नमेंट जाना चाह रही है, पीटीआई जाना चाह रही है, तो इनकी तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो तो एक केयर टेकर सेटअप आएगा, मिनिस्टर्स तो खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, अगर आप याद करें तो पिछले पुराने इंतखाबात में 90s में और उसके बाद भी मिनिस्टर्स हमेशा जाया करते थे। नहीं तो फिर आपको क्या इस ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पेश आ गई है हुकूमत को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होना चाहिए। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है वो तो कोई पीटीआई का बंदा ही बता सकता है, उनका कोई अहलकार बता सकता है। हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह हमें नजर आ रही है कि बहुत सारी जगहों पर पाबंदियां लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को बहाल भी कर दिया। अभी डीआई खान के इलेक्शन की आपके बात के सामने है कि चूंकि वहां पर वो गए थे, एक मिनिस्टर साहब और उनके भाई को भी डिस्क्वालीफाई किया गया, और बहुत सारी जगहों पर ऐसे काम हुए हैं। मेरे पास जरा थोड़ा टाइम थोड़ा है। हामिद खान साहब, आपको क्या लगता है बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? हो सकता है, क्योंकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और 29 मई को है और दूसरा मरला केपी में भी है। तो हो सकता है कि ये समझा जाता हो कि यहाँ वजीर जाके कंपेनिंग करेंगे अगर बल्दियाती हलकों में, तो शायद बेहतर रिजल्ट आए। तो ऐन मुमकिन है कि ये वजह हो। अब सलीम मानवी वाला साहब, क्या ये चीज़ जो है इसको इस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि ये आप एक प्री इलेक्शन रिगिंग का तरीका कार अडॉप्ट किया गया? जी, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था। मेरा ख्याल वो गलत समझे कि ये इलेक्शन के लिए नहीं, दिस इज प्री इलेक्शन। और ये उन्होंने इसीलिए ये लाए ताकि हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो लोगों को रीच आउट कर सकें, जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेनिंग कर सकें, सारा कुछ कर सकें, क्योंकि टाइमिंग तो उन्होंने ही डिसाइड करनी है इलेक्शन की। तो ये किसी माइंडसेट से जो उनका माइंडसेट है, जो उनका प्लान है, उसके तहत ही ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब सरवर बारी साहब ये फरमाइएगा कि ये फिर जो इंतखाबात हैं उसकी जो एक आप ये कह लें कि इखलाकी सूरत हाल है, उस पर तो सवालिया निशान नहीं बनेगा? जो आपकी रिपोर्ट होगी वो क्या कहेगी? नहीं, देखिए, हमने जो पहला फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें तो अगर आप पीटीआई की कारकर्दगी देखें और सारी जमातों की मजमूई कारकर्दगी देखें तो सिर्फ 30% जो वोट हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को, कंबाइंड वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टीज का, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की 70% जो नशिस्तें हैं उन्होंने जीती हैं और 70% वोट भी हासिल किए हैं।
तो वहां पर तो पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI को सिर्फ 4% वोट पड़े हैं नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल्स में। तो वहां पर तो पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक बहुत ही गिर चुका है, क्योंकि एक टोटल एलियनेशन है पॉलिटिकल एलीट की तरफ आम वोटर की। लेकिन यकीनन जो है, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है उसकी डेट आ चुकी है, 31 मार्च को होना है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो अगर ये ऑर्डिनेंस के तहत होता है तो कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन मैं असूली तौर पर इस चीज के खिलाफ हूं कि आप पाबंदियां लगाएं। ठीक है। और हामिद खान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन क्या ये रास्ता ले सकता है, उसको लेना चाहिए, क्या कानूनी सूरत हाल होगी? जी, इलेक्शन कमीशन भी इसको चैलेंज कर सकता है कि आया ये पाबंदियां, क्योंकि वो अपना जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने बनाया था, ये चीजें जो हैं उसके बरक्स है। और ये बता सकते हैं कि आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो लिहाजा इसमें ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जा रही है बात। तो इसलिए उस हद तक वो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट अब हुकूमत बना रही है, जो कि उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको सेटिस्फाइड किया जाए। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।